डिस्क्रीट टाइम, ये यूज होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो इसका काउंटर पार्ट जो कि कंटिन्यूस टाइम के लिए यूज होता है दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मतलब एक्स ऑफ एन। तो जो पेयर है किसी भी सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल एक्स एन का, अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म, we will represent that with capital X of Z, ठीक है। स्मॉल x ऑफ n सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जिसका Z ट्रांसफॉर्म लिखा है हमने कैपिटल X ऑफ Z, ठीक है। इसको हम बोलते हैं Z ट्रांसफॉर्म पेयर, ठीक है, दिस इज Z ट्रांसफॉर्म पेयर। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला है, क्योंकि डिस्क्रीट है तो समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनाइट टू प्लस इंफिनाइट एक्स ऑफ n इंटू जेड पावर माइनस n। हम चाहें तो इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कोरिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तुमको घर पे जो है मीन्स आफ्टर क्लास चेक करना कि इसका जो है दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, जेड ट्रांसफॉर्म और लाप्लास के बीच में, हमें पूछूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बेसिकली क्या है, हमें एक सिग्नल दिया हुआ है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, और उसको हमने सम किया है माइनस इंफिनाइट से इंफिनाइट के बीच में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है दैट इज जेड पावर माइनस n, ठीक है, जहाँ जेड क्या है, सर लैग हो रही है, वेयर z इज इक्वल टू r इंटू ई पावर j ओमेगा। अच्छा एक मिनट वेट करूँगा। स्पीड तो ठीक शो कर रहा है मेरे इंटरनेट की, अभी भी लैग है क्या? नहीं सर अब नहीं है। वो फ्लक्चुएशन है ना, आउट ऑफ कंट्रोल है वो, देखते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं स्टॉप कर दूँगा, बताना थोड़ा हम जो है देखते हैं 5-10 मिनट को। तो एक्चुअली इक्वल टू ये फॉर्मूला है आपका जेड ट्रांसफॉर्म पेयर का, ठीक है। तो आपको किसी भी सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो यू विल पुट वैल्यू ऑफ एक्स एन, इस फॉर्मूले में आपको वो वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है। जहाँ जेड है, जेड की वैल्यू है आर ई पावर जे ओमेगा, ये कभी कभी लिखा होता है आर ई पावर जे, ठीक है, डिस्क्रीट में जो चीज। तो यहाँ देखो, यहाँ आर जो है या जेड की अगर बात करें तो जेड बेसिकली क्या है, जेड बेसिकली एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी होगी, आर ई पावर जे वन। तो जेड इज बेसिकली सर्कल विथ रेडियस आर, क्लियर है सभी को, ठीक है। ये आपका जेट प्लेन। अगर जेट प्लेन की बात करूं मैं, दिस इज रियल ऑफ जेड, इमेजिनरी जेड, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड, ये है जेड ऑफ रेडियस आर, ठीक है। ओमेगा जो है वो आपकी यहाँ, या ओम जो है ये एंगल की वैल्यू होती है, ये जो भी एंगल है दैट इज ओमेगा या ओम, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आती है, जैसे हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तुम लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला और फिर कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी जेड ट्रांसफॉर्म किन सिग्नल को निकाला जा सकता है, मीन सारे सिग्नल्स में पॉसिबल नहीं है जेड ट्रांसफॉर्म या एग्जिस्ट करे, कुछ कंडीशन होती है जेड ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्ट करने की। जनरली हम कहते हैं जेड ट्रांसफॉर्म जो है
किस किस टाइप के सिग्नल का आप निकाल सकते हैं, जेट ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हैं, एनर्जी सिग्नल का, ठीक है, पावर सिग्नल का। तो एनर्जी सिग्नल इट मीन्स डिकेइंग सिग्नल होगा, ठीक है, मतलब इन्फिनाइट तक एग्जिस्ट नहीं करने वाला। पावर सिग्नल क्या होंगे, जो इन्फिनाइट तक एग्जिस्ट कर रहे हैं बट उनकी एम्पलीट्यूड फाइनाइट किसी रेंज के अंदर या तो स्विंग कर रहे होंगे या कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। थर्ड कैटेगरी नीदर एनर्जी नॉर पावर टाइप के सिग्नल के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये NE/NP टाइप मीन ये ऐसे सिग्नल जिनमें एम्पलीट्यूड t टेंड्स टू इनफिनिट पर इंक्रीज होता है। ये कैसा सिग्नल होगा जहाँ एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा और ये कांस्टेंट टाइप के, है ना। तो एक कैटेगरी है सिग्नल की, इसलिए मैंने उसको एनर्जी पावर के टर्म में डिफाइन कर दिया। अगर आप एनर्जी बोलते हो तो आपको डायरेक्टली रिलेट करना है, एनर्जी मीन्स डिकेइंग सिग्नल होगा, पावर मीन्स या तो कांस्टेंट होगा या इस तरीके से स्विंग कर रहा होगा बट कांस्टेंट वैल्यूज के बीच में। और NENP मतलब अनस्टेबल सिग्नल, ये अनस्टेबल सिग्नल है, स्टेबल सिग्नल। तो we can find Z transform of all these type of signal, but NENP में कंडीशन है लिमिटेड सिग्नल के लिए, वहाँ पे कुछ कंडीशन डिफाइन होगी, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, एक्जिस्टेंस ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, ठीक है। Z ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, इसकी कंडीशन है जो XZ की वैल्यू है मॉड ऑफ XZ वो लेस देन इनफिनिट होना चाहिए। ऑडिबल है ना वॉइस, आवाज आ रही है? यस सर। तो एग्जैक्ट की अगर वैल्यू इनफिनिट से कम है, क्योंकि एग्जैक्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो है समेशन n इक्वल टू माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट x ऑफ n। ध्यान से देखना, ठीक है, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है बट स्टिल, ठीक है, जेट ट्रांसफॉर्म की क्लास मिस करोगे तो सारे सिग्नल जो है ना समझ, थोड़ा सा देख लोगे एक दो क्लास तो बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि पॉसिबल एग्जाम में पूछे जाएंगे या टेक्निकल एग्जाम में। और मिड सेम का पेपर तो बहुत ज़्यादा खराब किया सभी लोगों ने, ज़्यादा टफ था क्या पेपर? मिड सेम का पेपर ज़्यादा टफ था क्या? क्वेश्चन जो है उस समय समझ में नहीं आया, बाद में लगे कि यही है सारे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बेसिक क्वेश्चन थे, बट तुम लोगों ने जो है तैयारी RCBB के हिसाब से की होगी इसलिए नहीं बनी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है ये समेशन अगर इनफिनिट से कम है तो वे विल से आपका जो सिग्नल जो भी सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है वी कैन फाइंड जेट ट्रांसफॉर्म। कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस होगी कि ये समेशन इनफिनिट से कम है, तभी आप किसी सिग्नल का जेट ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं या कह सकते हैं कि उसका जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अगर ये कंडीशन मेट होती है तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो वी विल गेट n इक्वल टू माइनस इनफिनिट प्लस इनफिनिट एक्स एन जेड इज r e पावर j ओमेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसी ने ग्रुप में पोस्ट नहीं किया क्या? बोला ना मैंने पोस्ट कर दो, अभी भी लोगों को जो है ज्वाइन करना है, देखने जरा। ठीक है, तो यहाँ जो है बेसिकली अगर आप बात करो इस सिग्नल में तो वी विल गेट कंडीशन ऑन r, ठीक है, r पावर माइनस n। तो हम कंडीशन ऑफ r निकालेंगे, कंडीशन ऑन r, सो दैट ये सिग्नल जो है या ये जो सम है ये लेस देन इनफिनिट हो जाए। हम r की वैल्यू डिफाइन करेंगे, क्यों? क्योंकि सिग्नल तो ऑलरेडी डिफाइंड होगा, ठीक है, और e पावर j ओमेगा
इसका अगर मॉड लोगे तो वो 1 होगा। तो मॉड ऑफ सिग्नल डिपेंड ऑन सिग्नल, वो आप चेंज नहीं कर सकते। यू आर इम्पोजिंग आर, आपने आर यहाँ पे रखा हुआ है। तो वी विल चेंज या वी विल गेट वैल्यू ऑफ आर जिसके लिए ये सिग्नल लेस देन इन्फिनाइट होगा। तो वो जो कंडीशन होगी आर पे, कंडीशन ऑन आर, उसको हम बोलेंगे आर ओ सी। क्या होता है आर ओ सी? रीजन ऑफ बताओ, कन्वर्जेंस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हाँ, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो आर का वो रीजन जहाँ पे ये समेशन जो है कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आर ओ सी, ये कंडीशन ऑन आर। तो आपको किसी भी सिग्नल का अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आपको बेसिकली कंडीशन ऑन आर निकालना है, या हम डायरेक्टली जेड की टर्म में निकालेंगे, मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड अगर मैं बोलता हूँ, क्योंकि जेड की वैल्यू आर ई पावर जे ओमेगा होती है, तो मॉड आर की ही बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मॉड ऑफ ई पावर जे ओमेगा इज यूनिटी। तो दिस इज कंडीशन ऑन आर, आर ओ सी। क्लियर है? यहाँ तक इंट्रोडक्शन है ये। बताओ सभी लोगों को क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब क्योंकि आर की अगर बात करें तो आर बेसिकली क्या है? व्हाट इज आर? जेड ट्रांसफॉर्म में आर क्या होता है? सर रेडियस। क्या है? रेडियस। ठीक है, दिस इज रेडियस। तो जब मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो बेसिकली क्या होगा? आर इक्वल टू अगर 2 है, 3 है, तो वी आर गेटिंग सर्कल्स, हमको सर्कल्स मिलेंगे, ऐसे सर्कल्स मिलेंगे ना, डिपेंडिंग अपॉन कि आर की वैल्यू क्या है। हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे अलग अलग आर अगर आप लेके आते हो तो, है ना। तो जब हम आर की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा सिग्नल का नेचर, कि वो कॉजल है या स्टेबल है या इसके ऑपोजिट, नॉन कॉजल और अनस्टेबल। तो मैं यहाँ डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, कि कब, ठीक है, आगे हम देखेंगे भी कि कैसे ये कंडीशन क्यों इम्पोज की गई है। अगर मैं बोलता हूँ आर ऐसा है, ठीक है, आर इज सच दैट कि वो यूनिट सर्कल को इंक्लूड करता है, यूनिट सर्कल को जो है इंक्लूड करता है, ठीक है। आर इज सच दैट कि वो यूनिट सर्कल को इंक्लूड करता है। कैसे कर सकता है? कंडीशन देखते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे सपोज ये है आपका ये वाला केस, आर इक्वल टू 1 वाला, ठीक है, ये वाला केस है आर इक्वल टू 1/2, और ये लास्ट वाला है आर इक्वल टू 2, ठीक है। अब आर ओ सी जो ये सर्कल्स मैंने बनाए हुए हैं इसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो 3 केसेस मैंने लिए हुए हैं। 3 केसेस कैसे? एक आर इज ग्रेटर देन हाफ, ठीक है, एक आर इक्वल टू 1, ठीक है, और एक आर इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। सब कुछ एक केसेस हैं इनमें, इसको अभी हटा दो, हमने इसको तो रेफरेंस ले लिया है, बस ये 2 केसेस समझो, आर ग्रेटर देन हाफ, आर ग्रेटर देन 2। अब मुझे बताओ, अगर मैं पहले वाले केस के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस प्लॉट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले किया मैंने प्लेन लिए, जेट प्लेन, ठीक है, और यहाँ मैंने तो सर्कल ड्रॉ कर दिया, आर इक्वल टू हाफ रेडियस वाला, ये आर इक्वल टू हाफ रेडियस वाला है, या इसको मॉड जेड भी हम लिख सकते हैं। ध्यान रखना, मॉड जेड में आगे डिनोट करूंगा इसको मॉड जेड से, कंफ्यूज मत होना, मॉड जेड इज नथिंग बट आर, ठीक है। और ध्यान से समझना जरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये आर इक्वल टू हाफ वाले रेडियस का सर्कल है। अब कंडीशन आरओसी की है कि आरओसी आर ग्रेटर देन हाफ पे है। आर ग्रेटर देन हाफ पे मतलब कौन सा रीजन होगा? यहाँ रीजन किस रीजन की बात कर रहे हैं? आउटसाइड 1/2। आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, ध्यान रखना, ये है आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल, आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड अगर सर्कल की मैं बात करता हूं तो क्या ये वाला केस इंक्लूड करता है यूनिट सर्कल को? यस सर।
Yes, sir. यस, ठीक है। तो अगर आपका आरओसी ऐसा है कि वो यूनिट सर्कल को इंक्लूड करता है तो वी विल से स्टेबल होगा जो सिग्नल है वो, ठीक है। आगे हम देखेंगे केसेस की स्टेबिलिटी कैसे निकाली जा रही है, मतलब इसको रिलेट करेंगे सिग्नल से, ठीक है। अभी ध्यान रखो बस केस कि अगर आपका आरओसी ऐसा है कि वो यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रहा है तो वी विल से सिग्नल इज स्टेबल, ठीक है। और अगर इंक्लूड नहीं करता तो अनस्टेबल। तो सेकेंड केस के लिए बताओ कि क्या ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल, ये वाला केस। सर अनस्टेबल होगा। ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा सर, 2 से पहले आ जाएगा। अनस्टेबल होगा, हाँ अनस्टेबल, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? अब दो केसेस और यहाँ पे लो, आर लेस देन हाफ और आर लेस देन 2। अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या क्या होगी। सर आर लेस देन 2 जो है स्टेबल होगा। या इसको मॉड जेड भी लिख सकते हैं, हाँ। सर ये आर वाला लेस पहला देन, वाला सर वो अनस्टेबल होगा और सेकंड वाला वाला स्टेबल। स्टेबल। ये क्लियर है? यही होगा जो मैंने लिखा है, सभी लोगों को क्लियर है? अनम्यूट करके बोल के बताओ, वही तो पता लगेगा कि कुछ सुन भी रहे हो या नहीं। Yes, sir. डाउट है? Clear. क्लियर है ना? क्यों? हाँ देखो, दो सर्कल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों केसेस के लिए रेडियस के सर्कल कंसीडर करूंगा, कुछ भी कंसीडर। अगर मैंने सपोज ये कंसीडर किया आर इक्वल टू हाफ वाला सर्कल है, ठीक है, आर इक्वल टू हाफ, और दूसरा सर्कल मैंने कंसीडर कर लिया आर इक्वल टू 2, है ना, आर इक्वल टू 2 वाला। अब मुझे यहाँ पे रेफरेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एक यूनिट सर्कल, हमेशा एक यूनिट सर्कल आप मानो, ठीक है। ये आर इक्वल टू 1 पे बनेगा, क्यों? क्योंकि अगर हाफ अंदर है और 2 बाहर है तो उनके बीच में कहीं 1 होगा। अब कंडीशन क्या है? लेस देन, आर लेस देन हाफ। तो पहले वाले सर्कल के अंदर की बात हो रही, इनसाइड, ठीक है, ये आउटसाइड, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे वाले सर्कल के भी इनसाइड। अब मुझे बताओ दोनों वाले कंडीशन में, दोनों वाले केसेस, पहला वाला ये है अंदर वाला सर्कल आर लेस देन हाफ और दूसरा बाहर वाला आर लेस देन 2, दोनों में किस सर्कल में इंक्लूड हो रहा है आपका आर इक्वल टू 1 वाला सर्कल, मतलब उसके अंदर वो जो सर्कल होना चाहिए उसके रीजन में आर लेस देन 2। तो ये, हाँ, इस वाले केस में आर लेस देन 2 में जो इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे ये स्टेबल होगा, क्योंकि ये यूनिट सर्कल को इंक्लूड करता है। और क्योंकि ये इंक्लूड नहीं करता तो ये अनस्टेबल होगा। क्लियर है? Yes, sir. तो अब ध्यान रखना, आउटसाइड का दूसरा टर्म मैं यूज करूंगा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ समथिंग, एक्सटीरियर ऑफ आर इक्वल टू 2, मतलब बाहर की साइड। और इनसाइड के लिए क्या यूज करूंगा वर्ड? Interior. इंटीरियर। तो आप लोगों को एक्सटीरियर, इंटीरियर, आउटसाइड, इनसाइड, ये दोनों टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, मतलब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ही, हाँ, यूनिट सर्कल से स्टेबिलिटी क्यों बता रहे हैं? क्या बेटा? यूनिट सर्कल यूनिट के सर्कल रेफरेंस में क्यों बता रहे हैं? बता रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आप लोगों को जैसे ही अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो क्यों हम यूनिट सर्कल ले रहे हैं, ये भी जो है हम, अगर आप वैसे देखना चाहो तो यहाँ से ही आपको वो आंसर मिल जाएगा। देखो जरा, एक्स एन इंटू यहाँ पे लिखा है आर पावर माइनस एन, ठीक है, और दूसरी की वैल्यू तो 1 है, ये मॉडुलस हमने जो लिया हुआ, ये कंडीशन है लेस देन इन्फिनाइट, ठीक है, इसको हमको लेस देन इन्फिनाइट रखना है। तो हम कंडीशन आर की निकाल रहे हैं, आर क्यों इंक्लूड करना चाहिए यूनिट सर्कल। थोड़ा सा एक क्वेश्चन करूंगा मैं ना, तो उसमें ज़्यादा इजीली जो है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। स्टेबिलिटी हम जो है किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन तक आने, क्वेश्चन में आने तक। अगला कॉजेलिटी, ठीक है। कॉजेलिटी के लिए क्या करना है?
कॉजेलिटी की कंडीशन क्या होगी, अगर अब तो मैंने अभी जो कंडीशन बताई है, मतलब ये हम इनको क्या बोलते हैं, जो हम सर्कल्स प्लॉट कर रहे हैं, जैसे बेसिकली ये क्या है, जेड की वैल्यूज है, मॉड जेड, ठीक है, मॉड जेड इज नथिंग बट आर, तो हम जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, तो जैसे आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसे पढ़ते हैं ना, 1/s-2, s-3, तो ये बताओ इसको क्या बोलते हैं आप लोग, व्हाट आर दी, s इक्वल टू 2, s इक्वल टू 3, ये क्या है, कंट्रोल में शायद पढ़ा भी होगा, पोल्स सर। s-a/s-b, ये क्या है, 0, और ये क्या है, यस सर, 4, पोल्स। है ना, ये पढ़ा हुआ ना, ठीक है। तो सेम एनालॉजी यहाँ पे यूज होती है, 1/z-2 z-3, तो व्हाट आर दी जेड, दीज आर नथिंग बट पोल्स, तो हम पोल्स पे ही कंडीशन सारे इंपोज कर, सिंगल जैसे कंडीशन बता दी, अगर एक से ज्यादा पोल है, ठीक है, तो कॉजेलिटी जो है सिंगल पोल और मल्टीपल पोल में कैसे निकालनी है वो समझो जरा। कॉजेलिटी जो होगी वो हम निकालते हैं जो भी पोल अवेलेबल है, ठीक है, जो भी पोल अवेलेबल है, मतलब जितने भी पोल्स अवेलेबल हैं, अगर उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, अगर उस क्वेश्चन में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड है, अब ध्यान समझो, आउटसाइड ऑफ आउटर मोस्ट पोल, ठीक है, आउटसाइड ऑफ आउटर मोस्ट पोल, तो हम बोलेंगे वो सिग्नल कॉजल है नेचर में। अब इसका मतलब मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया कि आउटसाइड ऑफ आउटर मोस्ट पोल, जैसे यहाँ पे मैं 3-4 पोल्स लेता हूँ, ठीक है, z ग्रेटर देन 2, z ग्रेटर देन 3, z ग्रेटर देन 4, सपोज ऐसे 3 पोल है एक क्वेश्चन में, तो मुझे 3 जो है सर्कल प्लॉट करने होंगे, 2 रेडियस का, 3 रेडियस का और 4 रेडियस का। अब जो आरओसी है, इन तीनों का कॉमन आरओसी क्या निकलेगा, z ग्रेटर देन 4, ठीक है, सपोज ये है आपका आरओसी, तो यहाँ मेरे पास 3 पोल हैं, 2, 3 और 4, ठीक है, z इक्वल टू 2 पे, z इक्वल टू 3 पे, z इक्वल टू 4 पे, बट आरओसी ऐसा है कि वो z ग्रेटर देन 4 है सपोज उसकी वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में 3 पोल हैं और तीनों में जो आउटर मोस्ट पोल है वो कहाँ पे है, 4 में, z इक्वल टू 4 पे। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मल्टीपल पोल्स हैं बट आरओसी आपका जो लास्ट में पोल अवेलेबल है, लास्ट में मतलब मैग्नीट्यूड वाइज जो सर्कल सबसे बाद में बना होगा, आउटर मोस्ट पोल, तो आउटर मोस्ट पोल के भी आउटर में है अगर आरओसी, आउटर मोस्ट पोल के भी अगर आउटर में है आरओसी, तो हम बोलेंगे सिग्नल कैसा है, कॉजल, अदरवाइज नॉन कॉजल, ठीक है। नॉन कॉजल का केस यहाँ पे एक देखता हूँ सर, अगर शेडिंग जो है z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 के लिए आउटसाइड है एक्सटीरियर में और z इक्वल टू 4 के लिए इंटीरियर में हाँ, तो फिर नहीं होगा, एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई, मींस आरओसी जो है हमेशा आउटर मोस्ट पोल के आउटसाइड होना चाहिए, कहीं पे भी वो कंडीशन अगर फेल होती है, जैसे कि वो जो हमारा डाउट है उसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक z इक्वल टू 2 पे पोल है और एक z इक्वल टू 3 पे, ठीक है, सपोज ये आपका प्लेन z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 पे, और आरओसी की कंडीशन ऐसी है कि आरओसी एग्जिस्ट करता है 2 से लेके 3 के बीच, ठीक है, मतलब ये वाला रीजन इन दोनों के बीच में, तो क्योंकि पोल लास्ट वाला पोल z इक्वल टू 3 पे अवेलेबल है और पॉजिटिव की कंडीशन है कि आउटसाइड यहाँ होना चाहिए, बट कहाँ पे है वो, z इक्वल टू 3 के इनसाइड है कि नहीं, यस सर। तो ये केस क्या हो जाएगा, ये वाला केस नॉन कॉजल। अगर जैसे तुमने एक और केस बताया, अगर एक के बाहर है बट दूसरे में अंदर है तो भी नॉन कॉजल, हमेशा आउटर मोस्ट के आउट होना चाहिए, क्लियर है, ओके सर, थैंक यू। सभी को क्लियर है। अभी अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन। मैंने अभी तुम लोगों को एग्जिस्टेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म बताया, कंडीशन क्या होगी एग्जिस्टेंस की, और सेकंड चीज जो हमने देखी दैट इज कंडीशन पॉजिटिविटी की और स्टेबिलिटी की। अब हम लेते हैं क्वेश्चन। सपोज एक सीक्वेंस दिया हुआ है x ऑफ n इक्वल टू, ठीक है, डिस्क्रीट सीक्वेंस -2, -6, -3, 4, 3, और यहाँ पे ओरिजिन डिफाइन है और सीक्वेंस इज ओरिजिन। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है इसका आर ओ सी, सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म। इस क्वेश्चन में आपको जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए। जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला एक्स जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट एक्स एन जेड पावर माइनस एन। अब मुझे इसके पहले ये बताओ, यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस में n इक्वल टू 0 कहाँ पे है? एक्स एन इक्वल टू, ये सीक्वेंस दिया है, यहाँ n इक्वल टू 0 किधर है? -2 -2 पे, -2 -2 पे। तो ये 0 पे सीक्वेंस होगा, ठीक है, ये 0 n इक्वल टू 0 पे, ये वाला 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। ठीक है, तो समेशन की रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगी जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो 0 to 4. जब हम सिग्नल की वैल्यू रखेंगे तो क्या सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है माइनस इन 0 से 4 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? 0 से 4 उस समय जो भी एक्स एन है कोरोस्पॉन्डिंग जेड पावर माइनस एन। ठीक है, अब आप चाहो तो समेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, करो एक्सपेंड। एक्स जेड एन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक्स 0 इंटू जेड पावर माइनस प्लस कुछ भी करो, 0 डजेंट मैटर, प्लस x1 जेड इनवर्स प्लस x2 जेड पावर -2 प्लस x3 जेड पावर -3 x4, ठीक है, और जेड पावर -4। नाउ यू कैन पुट वैल्यूज ऑफ x0 टिल x4। वैल्यूज पुट करोगे तो क्या मिलेगा? -2 जेड पावर 0 क्या होगा? 1. समथिंग पावर 0 इज 1 प्लस 6 टाइम्स जेड इनवर्स, फिर क्या आएगा? -3 जेड पावर, ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं सीक्वेंस से, ये सीक्वेंस है, ये x0 है, x1 x2 x3 x4। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? यस सर। 4 जेड पावर -3 प्लस 3 जेड पावर -4। तो ये हमने जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लिया सिग्नल का। क्लियर है सभी को? यस सर। सभी को क्लियर है? मतलब इसकी वैल्यू क्या है? अब यहाँ देखो, अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की अगर मैं बात करूँ, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या है? मॉड ऑफ एक्स जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मॉड ऑफ एक्स जेड बताओ। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में क्या हमने कंडीशन डिफाइन की थी? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, बेटा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जहां सिग्नल कन्वर्ज हो जाए, मॉड ऑफ एक्स जेड क्या होना चाहिए? लेस देन इनफिनाइट। ठीक है, यही कंडीशन बताई ना मैंने, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का रीजन क्या होगा? जहां पे ये समेशन जो है इनफिनाइट से कम हो जाए, कम करने पे। तो यहाँ मुझे बताओ जरा देख के, ठीक है, इस एक्स जेड की वैल्यू देख के बताओ कि जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे ये समेशन कन्वर्ज हो जाएगा। जेड की, या जेड में कोई कंडीशन है क्या? जेड में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? Yes, sir. Z is not equal to 0. गुड, जेड शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? अगर देखो यहाँ पे एक्स जेड को
एग्जैक्ट की वैल्यू है -2 प्लस 6 अपॉन जेड -3 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 अपॉन जेड पावर 3 प्लस 3 अपॉन जेड पावर 4। तो अगर जेड नॉट इक्वल टू 0 है तो एग्जैक्ट क्या होगा? लेस देन इनफिनाइट हमेशा होगा, होगा ना? Yes. Yes, sir. तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? बताओ, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आप कहाँ पे कन्वर्ज होगा? इस क्वेश्चन के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? कहाँ पे नहीं होगा कन्वर्ज? कब नहीं होगा कन्वर्ज ये? At z equal to 0. 1 to infinity तक। हाँ देखो, सारी जगह पे ये कन्वर्ज हो जाएगा, बस एक जगह को छोड़ के, और उस जगह की वैल्यू है z इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो है एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, है कि नहीं? सर बट वो नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ज होगा, बस नेगेटिव भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख लो, जो वैल्यू है वो सम हमेशा फाइनाइट होगा, इनफिनाइट नहीं होगा, है ना? अगला केस बताओ जरा मुझे, तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन के लिए जेड ट्रांसफॉर्म और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताना क्या होगा। एक्स ऑफ एन -3 6 -4 6 -1, ये है आपका सेंटर। जल्दी से करके बताओ जरा, इसका एग्जैक्ट निकालो और आरओसी, शॉर्ट फॉर्म आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सर आरओसी की वैल्यू वही 0 नहीं होगी। एंटायर जेट प्लेन एक्सेप्ट क्या आ रहा है? सर 0। Z equal to जेड इक्वल टू, सर z डज नॉट इक्वल टू हाँ। 0 होगी। जेड नॉट एक्सेप्ट जेड इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे हमने एंटायर जेट प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0, बस। yes, sir. इसका जेड ट्रांसफॉर्म बताओ क्या है? -3z square प्लस 6 माइनस हाँ, और -4 plus 6z to the power -1 minus 1z to the power यही आ रहा है? -6. Yes, sir. तो अब यहाँ ये बताओ, अगर जेड की वैल्यू 0 हो गई तो ये एग्जैक्ट इनफिनाइट, और जेड इक्वल टू इनफिनाइट होगा तो एग्जैक्ट क्या होगा? Infinite. तो भी इनफिनाइट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे बेटा, एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू इनफिनाइट। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो न्यूमरेटर मतलब ये बेसिकली ये हो जाएंगे अब जीरोस, ये जीरोस हैं और ये पोल्स हैं। जैसे मैंने इससे पहले s-2 अपॉन s-3, तो s इक्वल टू 2 ये 0 है, ठीक है, और ये पोल है, ठीक है, उस टाइप कंसेप्ट। यहाँ पे अगर z की वैल्यू इनफिनाइट हो गई तो भी ये सिग्नल इनफिनाइट हो जाएगा सम, और अगर जो 0 हो गई z की वैल्यू तो ड्यू टू पोल्स ये इनफिनाइट हो जाएगा। ध्यान रखना ये है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पावर z आती है वहां पे 2 एक्सेप्शन होंगे, 0 और इनफिनाइट, है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes.
ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने दिए, अब ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ा सा जो बेस ये तुमको नहीं मिलेगा कहीं पे, ध्यान से सुनना। ये दोनों क्वेश्चन मैंने फाइनाइट सीक्वेंस दिए हुए हैं। फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब xn जो है n की पर्टिकुलर लिमिटेड वैल्यूज पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे जैसे n की अगर रेंज की बात करो तो 0 से एक जगह 4 पे दिया, यहाँ -2 से +2 तक दिया, या और भी कुछ दे सकता था, बट स्टिल फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट सीक्वेंस या फाइनाइट सीक्वेंस सिग्नल है xn, ध्यान रखना। अभी हमने निकाला है जो भी जेड ट्रांसफॉर्म और ROC, वो फाइनाइट सीक्वेंस के लिए था। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ पे तुम्हारा स्टेबिलिटी और वो सब जो डाउट है वो दूर होगा, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन है, x ऑफ n इक्वल टू a पावर n u ऑफ n, ठीक है। जनरली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे। मैंने ये 2 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल बताए स्टार्टिंग में, ये जो है कभी कभी पूछे जाते हैं कुछ एग्जाम में, तो डाउट रहता है कि ऐसे कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, सेम हमने एक सिग्नल लिया हुआ है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, जिसकी वैल्यू है a पावर n un, ठीक है। अब मुझे इसका जेड ट्रांसफॉर्म और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जेड ट्रांसफॉर्म का, एग्जैक्ट समेशन n इक्वल टू -∞ से +∞ xn, तो xn की वैल्यू रख दो यहाँ पे a पावर n un और साथ में z पावर -n। यहाँ क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ तक एडिटिव प्लेस कर दिया मैंने xn। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे, मैंने जब भी मतलब इससे पहले भी ये बात की है कि कभी भी इफ यू हैव un अगर कभी भी है तो un का काम क्या होता है या ut का काम क्या होता है? व्हाट डज ut डू और un डू? ut और un सर लिमिट को सिलेक्ट करना, लिमिट को जो है हाँ चेंज करते हैं, या समेशन की रेंज को। तो यहाँ पे un का एग्जिस्टेंस कब होगा? व्हेन विल un एग्जिस्ट, या un कब एग्जिस्ट करता है? 0 to infinity। n की किस वैल्यू? 0 to infinity या n greater than 0 तक। इस समेशन का रेंज चेंज हो जाएगा कहाँ से कहाँ? 0 to infinity। क्यों? क्योंकि n greater than 0 पे ये हाँ 0 से infinity हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पहले ये 0 है un। तो n 0 से infinity के बीच में un कितना है? 1 कितना है? 1 है। क्लियर, ठीक है, 1। तो a पावर n इंटू 1 और z पावर -n। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ये यूज होगा, ठीक है। अब मैं समेशन कंबाइन कर रहा हूँ, n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, दोनों में पावर n, डिफरेंस क्या है? एक जगह नेगेटिव पावर है, तो इनको कंबाइनली कैसे लिख सकते हैं? a z इनवर्स पावर n लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? a इंटू जेड इनवर्स पावर n। यस सर। हाँ, अब मेरे पास जो है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यूज प्लेस करूंगा, सो दैट आई विल गेट सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले n इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा? और n इक्वल टू 0 वी विल गेट 1 जल्दी बोलो, इतना ज्यादा 1। सेकेंड टर्म az to the power az minus इनवर्स इनवर्स, az इनवर्स की पावर माइनस होगी या प्लस होगी? प्लस, क्योंकि हमने पॉजिटिव बना लिया है इनको, है ना। az इनवर्स पावर 3 so on up to infinite, something power infinite। तो दिस इज इनफिनाइट सम, ये सीरीज है इनफिनाइट सम की। इसका सॉल्यूशन क्या होता है इनफिनाइट सम का? जीपी, दिस इज जीपी, है ना, जीपी सीरीज है ना। ये पावर्स बढ़ रही है, जहां पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? z पावर -1। यहाँ पे इस क्वेश्चन में उस वाले आप कंफ्यूज मत हो ना, है ना। z पावर -1 आर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा?
इसका आंसर कितना होगा, सॉल्यूशन क्या होगा इस सीरीज का, a अपॉन 1 माइनस r होता है, R a अपॉन 1 माइनस Z upon Z minus ये होगा Z अपॉन Z माइनस 1। 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स, जेड अपॉन, हाँ नहीं अभी इसको ऐसे ही रखो, अभी जेड में मत लेके आओ, ठीक है उसको लेके आएंगे, अभी इसको ऐसे ही देखो जरा, थोड़ा एनालाइज करो। एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ठीक है सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे हमको फिर से फाइंड करना है, तो इसको तो एक चीज ये ध्यान रख लो कि अब पेयर की अगर मैं बात करूं a पावर n u n, इसका जेड ट्रांसफॉर्म पेयर क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ये ध्यान रखना हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए जेड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसको लिखूंगा मैं जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है जेड अपॉन जेड माइनस ए, तो यहाँ से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अब आपको कैलकुलेट करना है, बताओ जरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। A पर वो नहीं करेगा, डिफाइन होता है। As I explain, except that equal to A। अब देखो, अब ध्यान से समझो, फाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट सिग्नल और नॉन फाइनाइट सिग्नल के लिए है ना, यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर मैं निकालूंगा तो आई विल प्लेस डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर है मॉड जेड माइनस ए को मैं इक्वेट कर दूंगा ग्रेटर देन 0 से, ठीक है अभी थोड़ा सा देखते जाओ और फिर जो है आपको समझ में आएगा। तो मॉड जेड माइनस ए ग्रेटर देन 0 करूंगा तो मॉड जे ग्रेटर देन मॉड ए, ठीक है मॉड जेड की वैल्यू ए से अगर बड़ी हुई तो ये जो सिग्नल है ये कन्वर्ज हो जाएगा, तब इसका सम लेस देन इनफिनाइट होगा, ठीक है ये निकाला कैसे, अब देखो जरा वापस हम लोग इसको जो है वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, अभी वैसे समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे निकाला। इस सीरीज को देखो जरा ध्यान से, सीरीज को, ठीक है ये सीरीज क्या है, दिस सीरीज इज 1 प्लस ए बाय जेड प्लस ए बाय जेड पावर 2 प्लस ए बाय जेड पावर 3 सो ऑन। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो है सीक्वेंस है, 1 के साथ हम कुछ ऐड कर रहे हैं। अब मुझे एक ही बताओ 1 के साथ जो ऐड करोगे आगे वैल्यूज वो कितनी बार ऐड होनी है, इनफिनाइट टाइम्स है ना। 1 पे हम जो आगे ऐड कर रहे हैं ए बाय जेड, ए बाय जेड पावर 2 ए बाय जेड पावर 3, तो यहाँ कंडीशन मैंने प्लेस की है जेड की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन यहाँ पे इम्पोज करोगे जेड की वैल्यू ए से बड़ी, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इन पे कंडीशन क्या होगी, अगर जेड मॉड जेड बड़ा है मॉड ए से, तो ये सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इनकी वैल्यू जो है हम कैसे जो है बता सकते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बाय जेड, ये हमेशा लेस देन 1 होगा, ये भी लेस देन 1 होगा, ये भी लेस देन 1 होगा, क्लियर है सभी लोगों को। तो 1 पे जो ऐड करोगे वो लेस देन 1 वाली वैल्यूज ऐड होंगी आगे, तो 1 पे अगर लेस देन 1 ऐड करोगे तो जो वैल्यू है फाइनली इवन इफ इनफिनाइट टाइम्स ऐड करोगे तो जो सम होगा वो इनफिनाइट होगा या फाइनाइट होगा, बताओ। फाइनाइट होगा। हमेशा ध्यान रखना, हाँ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका पहला वाला टर्म ठीक है और सेकेंड टर्म जो ऐड कर रहे हो वो धीरे धीरे डिके होने लगे, तो जो सीरीज होगी इनफिनाइट सम, भले ही आप इनफिनाइट बार सम कर रहे हो स्टिल दैट विल बी फाइनाइट, ठीक है। जैसे कि आप ये पढ़ते हो सिग्नल डिकेइंग सिग्नल, तो इसको आप सम करोगे तो भी इसका सम फाइनाइट ही होगा, इनफिनाइट सम भी इसका फाइनाइट होगा। तो कंडीशन ऑन जेड है अगर जेड मॉड ए से बड़ा है तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी ना, कन्वर्ज, ये सीरीज कन्वर्ज हो जाएगी।
सर वो लेस देन 1 की कैसे वैल्यू आया? नथिंग बट एग्जैक्ट, क्या लेस देन? सर अच्छा वो ये लेस देन 1, टोटल सम। नो सर वो जो पर्टिकुलर टर्म जो बेटा लेस जैसे देन ए 1 की वैल्यू मान लो 2 है, जेड की वैल्यू मान लो 3 है, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, ये ना, ये ना, ए बाई यस जेड। यस तो एक कंडीशन आप मान लो कोई एग्जांपल इक्वल टू 2 जेड इक्वल टू 3, तो ए बाई जेड क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 लेस देन 1 होगा। डिनोमिनेटर बड़ा कर दोगे तो जो रेशियो होगा हमेशा लेस देन 1 ही होगा ना। यस सर। ए बाई जेड का रेशियो ले रहे हैं ना हम यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से ओके देखो ओके। जरा, ये चीज समझनी ध्यान से है, ठीक है। देखो सभी लोग ध्यान से देखना एक बार और, ठीक है। मैंने सीरीज एक्सपेंड की और यहां से जो भी डिनोमिनेटर है उसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 करने से मुझे ये कंडीशन मिली। इस कंडीशन को मैंने वापस सीरीज में इंपोज किया, तो मुझे जो सीरीज है वो क्या मिल रही है अब, कन्वर्जिंग, है ना। क्लियर है सभी को? सीरीज क्या मिल रही है अब हमको, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग सीरीज मिल रही है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा ये, ठीक है। तो क्योंकि हमने सिग्नल लिया है ए पावर एन यू एन, और उसका एक्सपेंशन जो है, जो सम है वो इनफाइनाइट सम है, ये फाइनाइट सीक्वेंस नहीं है। तो फाइनाइट सीक्वेंस में आपको एंटायर जेड प्लेन मिलेगा एक्सेप्ट सम पॉइंट्स, बट यहाँ पे आप एक्सेप्ट सम पॉइंट करके मत निकालना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर फाइनाइट सीक्वेंस सिग्नल है तो आप डिनोमिनेटर इक्वल टू जो भी वैल्यू है वहां पे बस वो कन्वर्ज नहीं होगा, बाकी सब जगह कन्वर्ज हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, अगर आपने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोल दिया जेड नॉट इक्वल टू ए और z नॉट इक्वल टू इन्फिनाइट, बस ये जो है छोड़ के बाकी सारा का सारा प्लेन है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। ये गलत क्यों होगा वो अभी और आगे मैं थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है कि आरओसी z ग्रेटर देन ए पे होगा, मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बस कहाँ पे होगा, जहाँ z a से बड़ा है, मॉड z मॉड a से बड़ा है, मैग्नीट्यूड वाइज, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। जहाँ पे मॉड z मॉड a से बड़ा है, बाकी सारी जगह ये कन्वर्ज नहीं होगा। अगर आप ये वाली कंडीशन बोलोगे फाइनाइट सीक्वेंस वाली, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगी, जेड नॉट इक्वल टू ए पे और भी वैल्यूज आ सकती हैं। ये रीजन अगर आप देखोगे तो अलग अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल अब मैं वापस लेके आता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है और आसान हो जाए। हमारा सीक्वेंस है ए पावर एन यू एन। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को स्टेबिलिटी की कंडीशन भी जो है बता रहा हूँ, जो डाउट है देखो जरा ध्यान से। सेकेंड लेक्चर है क्या? नो सर। है क्या सेकेंड? हाँ चलो अच्छी बात है। ये देखो जरा, z ग्रेटर देन a, तो सर्कल कहाँ पे प्लॉट करोगे? मॉड z क्या होता है? मॉड z की वैल्यू तो अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, मॉड z इज नथिंग बट, मॉड z का मतलब रेडियस। z इक्वल टू आर ई पावर जे ओमेगा। हाँ तो रेडियस, तो आप सर्कल ड्रॉ करोगे, कितने रेडियस का सर्कल होगा इस क्वेश्चन के लिए? ए। इस क्वेश्चन के लिए सर्कल कितने रेडियस का होगा? ए। ए। क्लियर है? हाँ ए होगा। ये है आपका z इक्वल टू ए, ठीक है। और आरओसी कहाँ पे, हम लोगों की कंडीशन क्या रही है, आरओसी कहाँ पे है? ग्रेटर देन आरओसी कहाँ पे है? ग्रेटर देन, मतलब ये बाहर के साइड है ना। यस सर। बाकी लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? यहाँ पे स्टेबिलिटी कंडीशन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो जरा और बताओ जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ जो है आरओसी की अगर मैं बात करूँ तो आरओसी विल बी एक्सटीरियर, ठीक है। आरओसी जो है आपकी एक्सटीरियर होगी। एक मिनट, तो यहाँ जो है एक्सटीरियर बना दिया। अब स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? स्टेबिलिटी के लिए यूनिट सर्कल इंक्लूड अगर करता है तो स्टेबल, यस सर। और यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं करता तो अनस्टेबल। तो क्या होगा? ए की वैल्यू लेस देन 1 अरे होनी बोलो भाई। चाहिए।
अगर ये सिग्नल यूनिट सर्कल, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर आ रही है सर। कब होगा? जब यूनिट सर्कल इंक्लूड करेगा। तो यहाँ यूनिट सर्कल कहाँ प्लॉट होना चाहिए? हाँ हाँ, ये अगर यूनिट सर्कल इंक्लूड कराना है तो यूनिट सर्कल बाहर बनेगा। अगर यूनिट सर्कल यहाँ बन गया तो यहाँ ए की कंडीशन क्या होगी? ए शुड बी Less than लैग है क्या? 2 मिनट और बाकी है, बताओ लैग है क्या? आपको सुनाई दे रहा है? सर बीच बीच में रुक जाता है। यस सर। हाँ हाँ, दिख रहा है। 2 मिनट तक रुक जाता, 2 मिनट तक और उसके बाद में अभी आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। यस सर आ रही है। ठीक है, तो अगर a लेस देन 1 है तो ये यूनिट सर्कल को इंक्लूड करेगा और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये सिग्नल स्टेबल। तो यहाँ पे देखो a पावर n un, तो प्लॉट करोगे तो a पावर n ऑरिजिन पे a, ठीक है, a पावर 0, ठीक है, 1, फिर a पावर 1 होगा। देखो पहला वाला सीक्वेंस मैंने बना दिया है, ये इसको यहाँ मान लो कहीं ये है 1, ठीक है, ये जगह इसकी वैल्यू मैं n इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन पुट करूंगा। तो n इक्वल टू 0 पे 1, n इक्वल टू 1 पे a। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो बनेगा ये इस तरीके से, तो a स्क्वायर और बड़ा, a पावर 3 और बड़ा। तो सिग्नल किस टाइप का बनेगा? नेचर इंक्रीजिंग। तो n इक्वल टू इन्फिनाइट पे इन्फिनाइट हो जाएगा, तो क्योंकि इन्फिनाइट सम, हाँ, तो ये आपका दिख भी रहा अनस्टेबल सिग्नल, ये इंक्रीजिंग है तो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर a लेस देन 1 है तो पहला वाला सिग्नल Infinite में इंक्रीजिंग zero तक और छोटा छोटा, ठीक है, इस तरीके से डिकेइंग सिग्नल बनेगा नेचर में। तो इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा, तो फाइनाइट होगी इसकी वैल्यू सम की। तो जो सिग्निफिकेंस है यूनिट सर्कल का, अब समझ में आ रहा है कि अगर मैं बोलता हूँ यूनिट सर्कल इंक्लूड करना है, तो जब यूनिट सर्कल इंक्लूड करता है तो जो सिग्नल का नेचर होगा वो हमेशा डिकेइंग होगा। मतलब हम जब R पे कंडीशन इंपोज करते हैं ना, तो R पे जो कंडीशन आपने इंपोज की है, अगर वो रीजन यूनिट सर्कल को इंक्लूड करेगा तो स्टेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि सिग्नल का अगर आप प्लॉट बना के देखोगे उस समय, तो वो सिग्नल इस तरीके से होगा कि उसकी स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे कम होंगी, इनफिनाइट तक 0 हो जाएगा वो, अदरवाइज इंक्रीजिंग। क्लियर है? यस सर। सर पर ये तो और केवल lag है इसी शायद। क्वेश्चन के लिए है ना? किसी को। सारे चलो ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस पे में टॉपिक यूनिट में सर्कल से ही स्टेबिलिटी निकल आएगी। एंड कर रहा हूँ, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में।